तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो क्या होने वाला है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। तो ये बहुत लंबा नहीं रखेंगे, छोटा सा रखेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको थोड़ी चीजें दिखा पाऊं कि हम जावास्क्रिप्ट से क्या क्या कर पाएंगे, क्या क्या करना पॉसिबल है। इसमें मोस्टली देखेंगे हर चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, घबराना नहीं है। मैं आपको बस दिखाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज होती है, कहाँ कहाँ हम उसको यूज करते हैं, और थोड़ा सा थ्योरी पार्ट टच करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, बोर नहीं करूंगा। बस समझेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है, सिंटैक्स क्या होता है, और HTML CSS को जावास्क्रिप्ट से कैसे यूज करते हैं। तो बहुत छोटा सा चैप्टर होने वाला है। इससे नेक्स्ट चैप्टर में हम सीधे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। तो देखिए इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे जेएस को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, जेएस माने जावास्क्रिप्ट। दूसरा देखेंगे डॉम मैनिपुलेशन। अगेन इन टर्म से घबराना नहीं है, डॉम का क्या मतलब है, हम मैं साथ साथ आपको सब बताते हुए चलूंगा। क्रोम एक्सटेंशंस कैसे बनाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सिंटैक्स क्या है, और जावास्क्रिप्ट क्या है। अगेन छोटा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। सर अगर आप में से किसी ने पहले प्रोग्रामिंग की है या हमारी ही HTML CSS वाली वीडियोस देखी हैं, तो जैसे हम VS कोड लेते थे HTML CSS बनाने के लिए, या HTML नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में भी चल जाता है, सी के लिए कंपाइलर चाहिए होता है। जावास्क्रिप्ट चलता कहाँ है? जावास्क्रिप्ट दोस्तों चलता है सीधा ब्राउजर के कंसोल के अंदर। यानी अगर मेरे पास कोई भी ब्राउजर है, जो मेरे पास जनरली होता है, ब्राउजर माने चाहे क्रोम है, सफारी है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कुछ भी है, एज का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मान लीजिए चाहे एज है, इनमें से कोई भी अगर आप ब्राउजर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो आप किसी भी वेब पेज पर जाकर राइट क्लिक करिए। और देखिए राइट क्लिक में मैंने यहाँ एक फोटो लगा दिया है अपने वाले कंप्यूटर का। तो यहाँ राइट क्लिक में क्या ऑप्शन आता है, देखिए लास्ट ऑप्शन क्या आता है, इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है। तो चलिए जल्दी से करके देखते हैं। ये मान लीजिए ब्राउजर मैंने खोल लिया है, इसमें क्या करते हैं, इसमें खोल लेते हैं google.com। तो मैं मान लीजिए इसमें खोलता हूँ google.com। ये देखिए google.com का जो पेज है प्यारा सा खुल गया है। मैं करूंगा राइट क्लिक, है ना। देखिए इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं करूंगा राइट क्लिक और यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्पेक्ट, ये जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए पूरा का पूरा नीचे से ऐसे एक आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो खुल जाएंगे। उसके बाद यहाँ अगर आप देखेंगे, देखिए पहला सोर्स है टैब, फिर एलिमेंट्स है, कंसोल है, नेटवर्क है, बहुत सारे टैब्स हैं। सब कुछ देखेंगे हम डिटेल में वीडियो में। अभी हम किस में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ कंसोल में इंटरेस्टेड है। देखिए हम कंसोल में आएंगे और यहाँ आ जाएंगे तो एक अच्छा सा यहाँ पर प्रॉम्प्ट बनकर आ रहा है। इस प्रॉम्प्ट में आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक बात है, ये बात समझ आएगी। हमने देखा कंसोल में क्या करेंगे, बस यहाँ से इंस्पेक्ट कैसे खोलना है, कंसोल आ जाएगी। अभी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे बहुत सारा कोड कि जावास्क्रिप्ट को इसमें एग्जीक्यूट करते कैसे हैं। तो देखिए कंसोल का क्या फायदा है, रियल टाइम एडिटिंग करते हैं, स्क्रिप्ट चलाते हैं, डिबगिंग करते हैं, सब यहाँ पर हमने ये बनाया। साथ साथ आपके नोट्स बनते जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा डाउनलोडेबल होगा जो आपको नीचे मिलेगा। देखिए क्या है, जावास्क्रिप्ट कंसोल में अलर्ट कैसे चलाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ मैसेज दिया है। ये मैसेज पूरा आपको दिख नहीं रहा होगा, बट बेसिकली मैसेज हमने यही दिया है, जावास्क्रिप्ट इज मैजिकल। और देखिए यहाँ क्या लिखा गया, google.com से जावास्क्रिप्ट इज मैजिकल। और क्या कर सकते हैं अलर्ट दिखाने के अलावा, अलर्ट दिखाने के अलावा आप जावास्क्रिप्ट के कंसोल में पूरा का पूरा मैथ्स कर सकते हैं। मैथ्स मतलब हम इस कंसोल को एज अ कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अपने पुराने कोई कैलकुलेटर बचे हुए हैं, आपने अलग से एप्लीकेशन डाले हुए हैं, कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रोग्रामर बनने जा रहे हैं, हम कैलकुलेटर किसको बनाएंगे, अपने कंसोल को ही कैलकुलेटर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे चलिए जल्दी से चलकर देखते हैं। वहीं पर चलते हैं अपनी वापस कंसोल में। मान लीजिए मुझे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। मैं मान लीजिए करता हूँ 4+9। ये देखिए प्रीव्यू भी खुद से दिखा रहा है कि ये आपको पहले ही बताने लगता है कि भाई शायद ये रिजल्ट आएगा जो आप लिख रहे हो। कई बार दिखाएगा, कई बार नहीं दिखाएगा। पर देखिए जैसे ही मैं 4+9 करके एंटर दबाऊंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया, 13 आ गया। जबकि होता क्या है, 4+9 13 ही होता है। तो यानी ये क्या कर रहा है, मैं कोई भी नंबर को ऐड यहाँ पर कर पा रहा हूँ। मान लीजिए मैं और क्या करता हूँ, 10/5। 10/5 किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। तो मैथ की कोई भी कैलकुलेशन हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये बात समझ आई क्या? हम यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, इस पूरा ये जो मेरा जावास्क्रिप्ट का कंसोल है, इसको एज अपना कैलकुलेटर हम यूज कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मान लीजिए मैं कहूँ 10/5 + 4 - 6 × 8। मैं पूरा का पूरा ऐसे लंबा फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ। आंसर क्या आएगा, जो भी फाइनल आंसर होगा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अभी इस केस में इवेल्युएट कैसे होता है ये हम धीरे धीरे आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है नंबर्स में, कि एग्जैक्टली इवेल्युएट कैसे होता है। बट पॉइंट ये है कि यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करना पॉसिबल है। तो क्या कर पाएंगे, हम अपने अपने कैलकुलेटर के सेल निकाल कर रख देंगे, कैलकुलेटर को OLX पर बेच देंगे। पर होगा क्या, अब आज से हम जब भी हमको कैलकुलेटर चाहिए होगा, ब्राउजर खोलेंगे, उसके कंसोल में जाकर ही हम कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि भाई हम क्या हैं, हम हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर। तो देखिए यहाँ आपके नोट्स में भी हमने क्या लिखा, 2+3 5 आ रहा है, 5 × 9 आ रहा है, 45, 5 9s 45, 8/4 2
और यहाँ पर क्या हुआ 99 माइनस 9 90, यानी आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे उसको आप एज मैथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगेन पेज का HTML चेंज कर सकते हैं, HTML माने डॉम को मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसके अंदर की CSS भी जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इसके अलावा जो जावास्क्रिप्ट का मेन काम होता है, काम क्या होता है, एक्शंस। यहाँ पर आप एक्शंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए एक बार इस पेज को रीसेट कर लेते हैं, है ना, पेज को मैंने रिफ्रेश किया। देखिए आइए, हमको पता है जो भी हम चेंजेस करते हैं वेब पेज में वो क्या होते हैं, सारे चेंजेस लोकल होते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है ये, है ना। और क्या कर सकते हैं, हमने कहा जावास्क्रिप्ट में हम अगला काम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हम कंसोल में जाकर, देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया मेरा कोड भी पूरा का पूरा चला गया। हम क्या इसमें कुछ जो परफॉर्म करना है वो भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक चीज मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ google.com पर हम हैं, यहाँ अलग अलग बटन आपको दिख रहे हैं, है ना। मैं मान लीजिए अभी किस पे क्लिक करता हूँ, आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक करता हूँ। अगर मैं आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक कर रहा हूँ तो कहाँ ले जा रहा है, मेरे को अपने डूडल वाले पेज पर ले जा रहा है। अब मान लीजिए ये जो क्लिक है ये मैं हाथ से नहीं करना चाहता, ये मैं कहीं से करना चाहता हूँ, कोड से करना चाहता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए किसी भी बटन पर आइए, राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट करेंगे इस बटन को। इस बटन में मान लो मेरे को ये क्लास दिख गई, है ना, इस क्लास को कर लेंगे अभी कॉपी। अभी क्लास क्या है ये हमको कोड सर पूरा देखकर समझ नहीं आ रहा है, अगेन परवाह नहीं करनी है। अभी मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ कि कैसे एक्शंस भी हम जावास्क्रिप्ट से परफॉर्म कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई प्रॉमिस ये सब काम आप आंख बंद करके भी कर पाएंगे, इतना सिंपल आप ये पूरा का पूरा समझ जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ से करूंगा क्लास कॉपी, वापस आता हूँ कंसोल में, फिर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, और हम क्या कर सकते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। पिछली बार हमने क्या किया था, अगेन नाम आपको याद नहीं रखने हैं, सब धीरे धीरे हो जाएगा। पिछली बार हमने टैग नेम किया था, इस बार हम क्लास नेम लिख रहे हैं। क्लास नेम लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा वन, ये वन क्यों लिखा, अगेन अभी इसकी परवाह नहीं करेंगे। मैंने एलिमेंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, क्लिक। तो देखिए एक तरह से बस मैं आपको बता देता हूँ, हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस एलिमेंट की हमको क्लास पता है, यानी इसकी मान लीजिए प्रॉपर्टी पता है, हमको पता है इसको इससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया और उस पर क्या कर दिया, कहा भाई इस पर डॉट क्लिक यानी क्लिक कर दो। देखिए जैसे ही मैं ये कोड एग्जीक्यूट करूंगा, मैं आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोड एग्जीक्यूट करता हूँ कंसोल में, और देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, मेरे को वहीं पर ले गया जैसे क्लिक हुआ हो, है ना। तो हमको यहाँ पर डॉम मैनिपुलेशन में क्या बात समझ आई, हम HTML चेंज कर सकते हैं, हम CSS चेंज कर सकते हैं, हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। यानी जावास्क्रिप्ट से आप पूरे वेब पेज में जो जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, और होता ही क्या है भाई, HTML होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, तीनों काम आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डायरेक्टली कंसोल में ही अपने कर सकते हैं। किसी भी और चीज की हमको जरूरत नहीं है। थोड़ा सा उम्मीद कर रहा हूँ आप पावरफुल फील कर रहे होंगे, एक्साइटेड हो रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट ये पूरा हम सीख कर कैसे करेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट चीज में। नेक्स्ट चीज क्या है, क्रोम एक्सटेंशंस। ये मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडस्ट्री में एक्चुअली यूज होती है, और ये टोटल किस पे डिपेंड करता है, जावास्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। मुझे पता नहीं आप लोगों ने बहुत ज्यादा क्रोम एक्सटेंशंस यूज किए हैं या नहीं, बट चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। हम जाते हैं गूगल के ऊपर, वापस चलते हैं होम पेज पर। अभी के लिए मैं कंसोल को कर देता हूँ बंद, है ना। हम आ गए google.com पे। यहाँ बस आप लिखिए आकर क्या, क्रोम एक्सटेंशंस, ठीक है। मैंने लिखा क्रोम एक्सटेंशन, तो देखिए क्या आ गया, क्रोम वेब स्टोर। ये आपको जहां भी दिखे ये इस पे क्लिक करिए, क्रोम वेब स्टोर। तो जैसे हमारा ऐप स्टोर होता है ना, iOS में जैसे ऐप स्टोर होता है, एप्पल सॉरी एंड्रॉइड में हमारा प्ले स्टोर होता है, ऐसे ही क्रोम के भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो डायरेक्टली क्रोम में ही एज ऐप काम करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, क्रोम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्यों बोलते हैं इनको, एक्सटेंशन का मतलब होता है जो मेरी किसी भी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को एनहांस करे। देखिए जैसे यहाँ पर ही गूगल ट्रांसलेट ने अपना एक एक्सटेंशन बनाया। ये क्या बोल रहा है, आप कोई वेब पेज देखते हैं जो स्पेनिश में है, आप कोई वेब पेज देखते हैं जो इंग्लिश में है, मेरे को नहीं समझ आ रहा बहुत ज्यादा, आप गूगल ट्रांसलेट एक्सटेंशन लगाइए, वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग पेज को वहीं के वहीं ट्रांसलेट कर देगा। यानी एक्सटेंशंस क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोड है मान लीजिए जो आपने अपने ब्राउजर में डाल के छोड़ लिया है, और वो कोड क्या करता है, एग्जिस्टिंग पेज में आपको कुछ कुछ मॉडिफाई कर कर देता है। जैसे बहुत लोग एड ब्लॉकर के एक्सटेंशन यूज करते हैं, उससे क्या होगा, जो भी एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं किसी वेबसाइट पे वो ब्लॉक हो जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरह के एक्सटेंशंस भी बनाना किससे पॉसिबल होता है, जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल होता है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, आपके एग्जिस्टिंग पेज में रखा है, जैसे अभी हम HTML चेंज कर रहे थे, तो मान लीजिए वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा एड के एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर हैं पूरे पेज में, और जाकर उनको डिलीट कर देगा, ब्लॉक कर देगा, आपको एड्स देखने नहीं पड़ेंगे। तो काफी पावरफुल एक्सटेंशंस बना पाते हैं, ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप चाहते हैं कि हम एक क्रोम एक्सटेंशन बनाने का पूरा प्रोजेक्ट भी इसके बाद करें। वैसे इस वीडियो में भी हम 4 प्रोजेक्ट आगे करने वाले हैं, एक एक करके पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की हेल्प से ही हम जो है वो लर्न
करेंगे। ठीक है, तो क्रोम एक्सटेंशन आपको पॉसिबिलिटी समझ आ गई। अब बस 2-4 मिनट हम लगाएंगे जल्दी से कुछ समझने में कि ये जो हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है ना। तो अभी हम आपने सुना होगा भाई मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ूं, सी पढ़ूं, पाइथन पढ़ूं, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक मतलब बस ये होता है कि आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं किसको, कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर को आप बता रहे हैं कि करना क्या है। तो मान लीजिए देखिए जैसे यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं उसके ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। ये जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे ये काय में लिखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। और उसके बाद क्या होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई कहीं बार कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है ना, वो सब अभी आगे देखेंगे इनका क्या मतलब है। बट बेसिकली हमारे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को काय में कन्वर्ट कर देना, 101010 यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, ऑन ऑफ में कन्वर्ट कर देना, ताकि कंप्यूटर समझ पाए कि हम उसको क्या करने के लिए कह रहे हैं, और वो हो जाता है सॉल्व। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। यानी अगर मैं कंप्यूटर को ये बोलना चाहता हूँ, मान लीजिए अब थोड़े और एडवांस हो जाएंगे कि जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, तो ये जो मैंने बोला जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, ये क्या हुआ, ये एक इंस्ट्रक्शन हुआ, एक सेट ऑफ कोड हुआ जो मैंने कंप्यूटर को बोला और वो मेरा वो काम कर रहा है। तो अभी जैसे आपने देखा हम बोल रहे हैं यहाँ क्लिक करो, जो भी हम करके आए हैं, ये मैथ करो, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, जिससे वो हमारा कहा हुआ काम जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कोड भी बोलते हैं। तो ये हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इमीडिएटली नेक्स्ट चीज क्या आती है, सिंटैक्स। सिंटैक्स का क्या मतलब है, हम सब जब छोटे थे स्कूल में जाके पढ़ाई करते थे तो आपने ग्रामर जरूर पढ़ी होगी, हिंदी की ग्रामर जिसको क्या बोलते थे, व्याकरण बोलते थे, बड़ा ही टफ होता था। इसी तरह से इंग्लिश की ग्रामर। ग्रामर का क्या मतलब है, ग्रामर का ये मतलब है कि जब हम कोई बात बोलते हैं, आप हम मान लीजिए इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो ये जो सेंटेंसेज हैं, जो मैं वाक्य बना रहा हूं, इनके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स किस लिए, ताकि आप और मैं जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे की बात समझ पाए, यानी हमको पता हो कि सेंटेंस जब कोई बनाया जाता है तो उसका क्या मतलब है। देखिए जैसे यहाँ पर ये लड़की इसको क्या बोल रही है, ये बोल रही है वॉचिंग वॉज आई अ मूवी। इस लड़के को समझ ही नहीं आ रहा भाई बोल क्या रही हो, तो ये बोल रहा है क्या आप बोल रही हैं आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। तो इस लड़की ने क्या किया, सिंटैक्स गड़बड़ कर दिया। सिंटैक्स का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी जो वर्ड्स हैं उनको आप किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं ताकि वो मीनिंगफुल बन जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो क्या है, लड़का काफी स्मार्ट है, इस लड़की ने सही सिंटैक्स नहीं यूज किया, फिर भी ये उसकी बात समझ गया। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर होता है डम्ब, यानी एक्चुअली जावास्क्रिप्ट तो फिर भी थोड़ा स्मार्ट है, आप थोड़ा बहुत अगर सिंटैक्स गड़बड़ करेंगे तो फिर भी समझ जाता है। बट इन जनरल आपको सिंटैक्स एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा, वरना वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा, क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। आपने सुना होगा एरर आ गया, बग आ गया, वो क्या मतलब है, उसका मतलब है कि आपके सिंटैक्स में कुछ क्या थी, गड़बड़ थी। तो सिंटैक्स का क्या मतलब हुआ, रूल्स ऑफ लैंग्वेज। जैसे ग्रामर होती है इसी तरह से ये भी है सिंटैक्स। यहाँ पर क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी वो क्या है, ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, उसको क्या बोलेंगे, हम लैंग्वेज का सिंटैक्स बोलेंगे। तो एक बार देखिए यहाँ हमने नोट्स में आपको एग्जाम्पल चलाकर भी दिखाया है। क्या चलाकर दिखाया है, अभी आपने देखा होगा जब हम अलर्ट चला रहे थे, अलर्ट कैसे चला रहे थे, वापस जाते हैं ब्राउजर में, मान लीजिए हम आ जाते हैं किसी भी पेज पर, हम इंस्पेक्ट तो कहीं भी खोल सकते हैं, मान लीजिए यहाँ सर्च के टाइम पर ही हमने दोबारा से इंस्पेक्ट खोल लिया, कंसोल में आए, फिर से लिखा एक अलर्ट। अलर्ट क्या लिखा, सिंटैक्स क्या बला है। ठीक है, सिंटैक्स क्या बला है लिखा, एंटर दबाया, देखिए क्या लिखा आ गया यहाँ पर, सिंटैक्स क्या बला है लिखा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से ही करता हूँ, बट मान लीजिए मैं ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूँ, जो भी हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ये धीरे धीरे आप समझेंगे कहाँ पर क्या लगाना है। सिंटैक्स पे ध्यान नहीं देना है, समझना ये है कि सिंटैक्स क्या है। तो मान लीजिए कोई लिखता है अलर्ट सिंटैक्स क्या बला है, बस ऐसे डायरेक्टली लिखता है, एंटर दबा देता है। देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अनकॉट सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। अगेन ये धीरे धीरे आपको मैसेजेस भी समझ आने लगेंगे। अभी यहाँ पर हमको क्या समझना है, यहाँ पर बस हमको ये समझना है, बोल रहा है भाई सिंटैक्स एरर हो गई है, यानी आपकी बात में नहीं समझ पा रहा हूं। तो कंप्यूटर कितना देखिए डम है कि बस ये दो ब्रैकेट हट जाने से वो उसने हमारी बात को ही समझना बंद कर दिया। बोल रहा है भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। जैसे लड़का समझ गया पूरा गलत स्ट्रक्चर होने के बाद भी कि आप क्या बोल रहे हो, जैसे हम छोटे बच्चे की बात समझ जाते हैं, कुछ भी वो अनाप शनाप छोटे छोटे शब्द बोलता है फिर भी हम समझ जाते हैं। कंप्यूटर को अगर आप हल्का सा भी इधर उधर करेंगे तो बोलता है मेरे को बात समझ नहीं आई भाई, आप एग्जैक्ट सिंटैक्स फॉलो करोगे तो मैं आपकी बात समझूंगा। तो सिंटैक्स समझ आना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर ऑफ हमारा लैंग्वेज की जो चीजें हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे, सिंटैक्स बोलेंगे। अब हम जल्दी से ये देखेंगे कि हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को जो यूज करते हैं उनका क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट किस चीज का पार्ट होते हैं, हमारे क्लाइंट साइड का पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड का पार्ट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं,
वेब डेवलपमेंट, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वेब डेवलपर बनना है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना है। उसका क्या मतलब है? आपको CSS सीखना होगा, आपको HTML सीखना होगा, आपको जावास्क्रिप्ट सीखना होगा। ये मिनिमम हमारा क्राइटेरिया है। ये 3 सीखकर आप ये बोल सकते हैं कि मैं एक अच्छा वेब डेवलपर बन गया हूँ। और यहाँ पर क्या है, अगर आप मान लीजिए सीख रहे हैं जावा और पाइथन और उसमें सर्वर साइड की कोडिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं सर्वर साइड या बैकएंड। और जो ऐसा कोई महानुभाव हो, जो ऐसी कोई हस्ती हो जिसको ये दोनों चीजें आती हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर, यानी उसको फ्रंट एंड स्टैक भी आता है और बैक एंड का स्टैक भी आता है, तो उसको बोलते हैं फुल स्टैक। जैसे आजकल बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सुने होंगे, कैसे नाम सुने होंगे? मर्न स्टैक, यानी इसमें देखिए डेटाबेस भी है, MongoDB, एक्सप्रेस जेएस ये हमारा फ्रेमवर्क होता है, ये भी है। ये फ्रंट एंड का दूसरा रिएक्ट फ्रेमवर्क, ये मान लीजिए जावास्क्रिप्ट है। और क्या है? नोड है जो हमारे सर्वर को चलाता है। तो जो इन सब में काम कर पाए उसको क्या बोलते हैं? फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। तो बस जल्दी से इंट्रोडक्शन देना चाहते थे कि आपको इन टर्म्स का मतलब समझ आए, फ्रंट एंड का क्या मतलब है, बैक एंड का क्या मतलब है, क्लाइंट साइड का क्या मतलब है, सर्वर साइड का क्या मतलब है। ये सारी बातें आपको समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो हम क्लाइंट साइड या फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं। और हम किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि हम बहुत अच्छे क्या बन पाए, ये देखिए वेब एप्लीकेशन डेवलपर बन पाए। ठीक बात है। जो जो बच्चा अच्छा वेब एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहता है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं हम ब्राउजर के रोल के ऊपर। अगेन जल्दी से समझते हैं ब्राउजर कर क्या रहा है यार, ब्राउजर क्या करता है, मैं क्यों ब्राउजर यूज करता हूँ। ब्राउजर देखिए सिर्फ एक काम करता है, वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको करता है डाउनलोड। उसके बाद एक प्रोसेस करता है जिसको बोलते हैं रेंडरिंग, और हमको दिखा देता है वेब पेज। यानी जब हम दबाते हैं google.com, तो गूगल से भाई हमको ये पेज बनकर नहीं आ रहा है जो आपको हम यहाँ पर दिखता है, ये सब ब्राउजर कर रहा है। ब्राउजर क्या करता है? google.com के सर्वर पर जाता है, सर्वर से जाके बोलता है भाई कोई कह रहा है गूगल करना है, दे दो सामान जो जो आपके पास है। वो क्या क्या निकाल के देता है? वो निकाल के देता है HTML की फाइल्स, वो निकाल के देता है CSS की फाइल्स, वो निकाल के देता है जावास्क्रिप्ट की फाइल्स। उन सारी फाइल्स को ब्राउजर कर लेता है डाउनलोड अपने पास, और उन डाउनलोडेड फाइल्स को उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, जिसको क्या बोला जाता है? रेंडरिंग बोला जाता है। और रेंडर करके आपको क्या दिखाता है? बहुत अच्छा सा वेब पेज दिखा देता है। उसके बाद क्या क्या का वो काम करता है? आपके क्लिक्स को हैंडल करना, कंटेंट को रिलेटेडली अपडेट करना, आप कहाँ क्लिक कर रहे हो, कहाँ टाइप कर रहे हो, फाइल्स को लोड करना, ये सब काम कौन करता है? ब्राउजर करता है। तो ब्राउजर आपको समझ आना चाहिए, कुछ मैजिक नहीं हो रहा है, फाइल्स को डाउनलोड करता है और रेंडर करके आपको दिखा देता है। ठीक बात है। एक बार जल्दी से बस जो लोग हमारी HTML CSS की वीडियो पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने देखा होगा, पर क्विकली देख लेते हैं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है। देखिए HTML का क्या मतलब होता है? HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये तो इसकी फुल फॉर्म हुई। सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ एक वेब पेज का जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? HTML बोलते हैं। यानी अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बना रहा हूँ, एक गाड़ी बना रहा हूँ, तो HTML क्या करेगा? उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। ये देखिए जैसे क्या है यहाँ पर, ये पूरी गाड़ी का फ्रेम बना हुआ है। फ्रेम में क्या है? कहाँ टायर लगने वाला है, कहाँ हुड लगने वाला है, कहाँ शीशा लगेगा, कहाँ दरवाजे होंगे, कहाँ डिग्गी बनेगी। इसने क्या किया? फ्रेम ने पूरे के पूरे गाड़ी का जो है स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। क्या गाड़ी दिखने में अच्छी है? अभी नहीं। क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं। बट स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया है कि कौन सी चीज कहाँ आने वाली है। यही काम करता है HTML। HTML सिर्फ पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है, कहाँ टेक्स्ट आएगा, कहाँ इमेजेस आएंगी, कहाँ लिंक्स आएंगे, कहाँ अलग अलग चीजें होंगी, क्या चीज किसके अंदर होगी। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, भाई ये शीशा किसके अंदर है? इस पूरे दरवाजे के अंदर है। दरवाजा किसके अंदर है? गाड़ी के अंदर है। तो इस तरह से पूरी हिरारकी बनाना, हिरारकी मतलब क्या चीज किसके अंदर है ये सेट करना, ये कौन करता है? HTML करता है। ये हुई बात HTML की। अब देखते हैं CSS। CSS की फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। फुल फॉर्म का क्या करना है सर, मतलब क्या है? CSS क्या करता है? लुक एंड फील बनाता है वेब पेज की। यानी अगर हम गाड़ी का फिर से एग्जांपल लें, तो गाड़ी में जो इंटीरियर होना है, कहाँ कौन सा कलर लगेगा, कहाँ कौन सा मटेरियल लगेगा, क्या चीज कितनी सुंदर दिखेगी, खराब दिखेगी, पूरी गाड़ी का जो लुक एंड फील डिफाइन कर रहा है वो क्या हुआ? इंटीरियर हुआ। इसी तरह से वेब पेज का जो लुक एंड फील डिफाइन करता है वो क्या होता है? CSS होता है। यानी स्पेसिफिक टेक्स्ट कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, किस तरह का फॉन्ट इस्तेमाल होगा, है ना, क्या कलर होंगे, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, क्या चीजें उड़ उड़ के आएंगी, एनिमेशंस, ये सब क्या होता है? ये सब काम होता है CSS का। यानी पूरे वेब पेज के लुक एंड फील को डिफाइन करना। वेबसाइट आपको अच्छी लगे, कोई वेबसाइट आप देखें, नेटफ्लिक्स की वेबसाइट देखें, अमेजॉन की वेबसाइट देखें, आपको लगे यार क्या वेबसाइट है, तो वो जो पूरे लुक एंड फील का काम हुआ वो किसने किया? CSS ने। CSS किसके ऊपर काम करता है? HTML के ऊपर ही काम करता है। HTML ने जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया उसी के लुक एंड फील को जो इंप्रूव कर रहा है वो कौन है? CSS है। तो कलर्स को डिफाइन करना, फॉन्ट्स को डिफाइन करना, है ना, अलग अलग सेलेक्टर्स के बेस पे। सेलेक्टर क्या है हम आगे चल के अभी देखेंगे। इसके बाद देखते हैं, हम समझते हैं जो हमारे काम की बात है। भाई ये वीडियो में हम आए क्यों, ये कोर्स हम ले क्यों रहे हैं? हम कोर्स ले रहे हैं जावा
स्क्रिप्ट के लिए। जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब है? देखिए पहली बात तो ये समझने की है कि जावास्क्रिप्ट का जावा से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि हमने जावा थोड़ी पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट उसी तरह से होगी, इन्होंने सिर्फ जावा का नाम इस्तेमाल किया है और जावास्क्रिप्ट का जावा से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक बात है। हम अब जावास्क्रिप्ट क्या करती है? जावास्क्रिप्ट एनेबल करती है पेज में इंटरैक्टिविटी। यानी अगर हम दोबारा से अपनी गाड़ी के एग्जांपल पर जाएं तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट है गाड़ी का इंजन। अब भाई आपने गाड़ी का स्ट्रक्चर भी बना दिया, आपने गाड़ी का लुक एंड फील भी दे दिया, बट गाड़ी अगर चलेगी ही नहीं तो किस काम की है? तो जो सिर्फ HTML CSS का जो काम है वो है वेब पेज को बनाना और सुंदर दिखाना, बट वेब पेज एक्शनेबल नहीं होगा जब तक आप उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं करेंगे। जावास्क्रिप्ट ऐड करने से क्या होता है? इंटरैक्टिविटी, यानी बटन पर क्लिक कर कर क्या होना चाहिए, जैसे हमने शुरुआत में एग्जांपल देखा, अलर्ट पॉपअप्स कैसे आएंगे, है ना? आप क्या कहां पर कुछ टेक्स्ट एंटर करेंगे, आप मान लीजिए इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो स्क्रॉल करके क्या होगा, स्वाइप करके क्या होगा, ये सब काम किसका है? ये सब काम है जावास्क्रिप्ट का। और उसके बाद यूजर के एक्शंस पे कंट्रोल लेना, यानी मान लीजिए गाड़ी का अगर दोबारा एग्जांपल ले रहे हैं तो क्लच दबाने से क्या होगा, एक्सेलरेटर दबाने से क्या होगा, गियर लगाने पर क्या होगा, स्टीयरिंग घुमाने पर क्या होगा, यूजर के एक्शन के हिसाब से चीजों को चेंज करना, वेब पेज को चेंज करना यहाँ पर। यानी आप कब कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कब क्या खोल रहे हैं, क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, उस सब का जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगा? JS करेगा। यानी एक तरह से आप मान लीजिए आपकी वेबसाइट का दिल है, आपकी गाड़ी का इंजन है, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही करता है। देखिए सर्वर से उसके अलावा डेटा भेजना, सर्वर से डेटा लेके आना, तो इस पूरी की पूरी कहानी का जो हीरो है वो कौन है? जावास्क्रिप्ट है। तो अगर आपने HTML CSS सीख लिया है तो जावास्क्रिप्ट के बाद बेहतरीन वेबसाइट्स क्या कर पाएंगे? बना पाएंगे। एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं जो हम थ्योरी पार्ट इसमें कवर कर रहे हैं। क्या जावास्क्रिप्ट की एक स्पेशल चीज है? क्या जावास्क्रिप्ट देखिए इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है एज अ लैंग्वेज कि बहुत लोगों को लगा जावास्क्रिप्ट में ये कमी है या ये मेरे को चीज अच्छी नहीं लगती, तो इसके अलग अलग वर्जन बना देते हैं। तो आपने नाम अगर सुने हो, कॉफी स्क्रिप्ट करके लैंग्वेज होती है, टाइप स्क्रिप्ट आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना? तो इस टाइप के बहुत सारे वेरिएशंस बने हैं जावास्क्रिप्ट के। बट ये सब क्या होते हैं? ये सब ट्रांसपाइल होते हैं किसमें? वापस आपके जावास्क्रिप्ट के कोड में ही। इवन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की जो सिंटैक्स है, ECMAScript बोलते हैं उसको, आगे चल के आप देखेंगे वो भी क्या होता है? नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ब्राउजर बना रहा है उसको मेहनत नहीं करनी है, ब्राउजर सिर्फ क्या चलाएगा? ब्राउजर सिर्फ जावास्क्रिप्ट चलाएगा। आप अपना कोड चाहें तो टाइप स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, कॉफी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, रिएक्ट में लिख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे लिख सकते हैं। रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क हुआ, लैंग्वेज नहीं हुई, बट आप ये सब लिख सकते हैं। बट ये फाइनल कोड कन्वर्ट किस चीज में हो जाता है? जावास्क्रिप्ट में सारा का सारा कोड कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ बस बेसिक डिफरेंस हमको क्या समझना है, ये कोड कंपाइल नहीं हो रहा है, ट्रांसपाइल हो रहा है। मतलब क्या है? देखिए कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, यानी एग्जीक्यूटेबल कोड में, उसको बोलते हैं कंपाइलिंग। ट्रांसपाइल क्या करता है? ट्रांसपाइल कोड को, एक लैंग्वेज के कोड को दूसरे लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर देता है। यानी आप टाइप स्क्रिप्ट में जब कोड लिखेंगे, फाइनली टाइप स्क्रिप्ट को वो किस चीज में कन्वर्ट कर देगा? जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा। यानी उसने मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया, एक ही ह्यूमन लैंग्वेज से दूसरे ह्यूमन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट किया। ह्यूमन लैंग्वेज मतलब जो हम जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। बहुत सारे लोगों ने अगर सुना हो, जैसे एंड्रॉइड के लिए आजकल कौन सी नई लैंग्वेज यूज होती है? कॉटलिन यूज होती है। कॉटलिन भी पहले क्या करती थी? कॉटलिन अपने कोड को काय में कन्वर्ट करती थी? जावा के कोड में कन्वर्ट करती थी, फिर उसके अलावा बाद मशीन कोड में कन्वर्ट करती थी। इसी तरह से यहाँ पर भी ये लैंग्वेजेस क्या है, ये फाइनली किस चीज में कन्वर्ट होती है? जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है। देखिए जावास्क्रिप्ट का नया वाला सिंटैक्स है, ये हम सिंटैक्स देखेंगे किस तरह से ऐसे फंक्शंस को लिखा जाता है, कोड को लिखा जाता है। ये भी क्या करता है? बाद में नॉर्मली इसको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी आप नए फीचर्स लेकर आ रहे हैं, नए फ्रेमवर्क्स लेकर आ रहे हैं, ब्राउजर को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। ब्राउजर बेचारा नॉर्मल जो प्योर शुद्ध वाली जावास्क्रिप्ट होता है सिर्फ उसको समझता है, वो चलाता है। उसके अलावा आपका जो मन करे उसको बनाए और बाद में उसको ट्रांसपाइल करके क्या कर दें? जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दें। ठीक बात है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है वो हो गया खत्म। जल्दी से देखते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली कंसोल में हम चला सकते हैं, अलर्ट चलाकर देखे, मैथ चलाकर देखा, है ना, वो सबने यहाँ पर चलाकर देखा। उसके अलावा क्या मेन किया? डॉम मैनिपुलेशन किया, यानी हमने HTML को पूरे के पूरे पेज को रिप्लेस करके देखा। हमने जो CSS है हमारी उसको चेंज कर देखा। हमने अलर्ट जो हमने क्लिक किया, यानी हमने एक्शंस को भी करके देखा कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट से पूरा का पूरा पेज हैंडल कर सकते हैं। क्रोम एक्सटेंशंस का हमने मतलब समझा और ये देखा कि ये सब पॉसिबल है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपने मतलब समझा, सिंटैक्स देखा कि सिंटैक्स का क्या मतलब होता है, और HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की जो तिगड़ी है, ये तीनों मिलके किस तरह से काम करते हैं, एक साथ किस तरह से चलते हैं, ये देखा। और इन तीनों का क्या क्या काम है, क्या क्या जरूरत है हमारे एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए, हमने ये समझा। तो चलिए जल्दी से एक छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। क्या? प्रैक्टिस सेट एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि हमको समझ आए कि इसमें जो हमने ये सब किया है ये सब हमको कुछ समझ भी आया या नहीं आया। तो 4 टास्क हैं छोटे छोटे। क्या टास्क हैं? पहला टास्क देखिए, पहला टास्क क्या है? यूज एन अलर्ट टू डिस्प्ले
गुड मॉर्निंग, हमको अलर्ट से क्या करना है, गुड मॉर्निंग डिस्प्ले करना है। तो चलिए वापस अपने ब्राउजर की तरफ चलते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हम बेस पे आ जाए, है ना, सब कुछ क्लियर हो जाए। देखिए दोबारा से गूगल खोल लिया है, पेज एकदम क्लीन है। क्या टास्क था, अलर्ट में क्या दिखाना है, गुड मॉर्निंग दिखाना है। अगर आप चाहें तो एक बार वीडियो पॉज करें जब हम इस स्क्रीन पर हैं, और ये सारे के सारे टास्क एक बार अपने आप एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, अलर्ट करूंगा गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर आते हैं, क्या लिखेंगे, अलर्ट। अभी आपको सिर्फ जो हमने सिंटेक्स लिखा है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है, समझना नहीं है, सिर्फ जो चीज है उसको समझना है कि हम ये कैसे कर रहे हैं। सिंटेक्स आपको धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। तो अलर्ट में हम क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। मैंने अलर्ट अलर्ट गुड मॉर्निंग लिखा, एंटर दबाया तो देखिए क्या हुआ, google.com सेज गुड मॉर्निंग। तो हमारा ये अलर्ट बनकर पूरा का पूरा आ गया है। ओके, यानी पहला टास्क मेरा हो गया पूरा, छोटा सा एकदम। तीसरा क्या करना है, ये दो कैलकुलेशंस मेरे को कंसोल में परफॉर्म करनी है। क्या, 75 माइनस 25। मैथ कैसे करते हैं, डायरेक्टली आके बस लिख दीजिए 75 माइनस 25, एंटर दबाया 50 आ गया, बिल्कुल सही कैलकुलेशन हुई। दूसरा क्या है, 3 + 3 - 5। तो 3 + 3 किया -5 किया, आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मेरा आंसर जो है वो 1 आ गया है, बहुत अच्छी बात है। लास्ट देखिए क्या है, लास्ट टास्क थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है, फेसबुक पेज पर जाइए और उस पेज का पूरा कंटेंट कैसे चेंज कर दीजिए, आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, आई एम लर्निंग जेएस। तो चलिए जल्दी से यहाँ क्या खोल लेते हैं, हम खोल लेते हैं facebook.com। ठीक है, लॉगिन नहीं करेंगे ऑब्वियसली। देखिए facebook.com खुल गया है। देखिए क्या बोल रहा है, स्टॉप, या यहाँ से आप छेड़छाड़ मत करिए। पर देखिए हम तो छेड़छाड़ जरूर करने वाले हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, हम अपना जो हमको लिखना है वो लिखेंगे। क्या, डॉक्यूमेंट, पूरा टेक्स्ट कैसे चेंज किया था हमने, डॉम मैनिपुलेशन में, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इक्वल टू, क्या हमको टेक्स्ट लिखना था, आई एम लर्निंग जेएस, जेएस यानी जावास्क्रिप्ट। देखिए मैं जैसे इसको एंटर दबाता हूँ क्या हुआ, पेज को थोड़ा कर लेता हूँ बड़ा, पर देखिए पूरे पेज का कंटेंट फेसबुक पेज facebook.com पर क्या लिखा आ रहा है, आई एम लर्निंग जेएस। ठीक बात है। तो हमारे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट हो गया कंप्लीट। अभी बहुत छोटा पड़ा है तो छोटा प्रैक्टिस सेट करेंगे, धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर हुआ हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन हमको समझ आ गया है। अब बहुत सारे धमाकों के साथ स्टार्ट करते हैं क्या, अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। ठीक बात है, नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। तो अब ये समझेंगे कि बेसिक टाइप्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। अभी दिमाग नहीं लगाना क्या मतलब है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स का ऑर्डर क्या होता है, कितने तरह के हमारे पास नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, है ना, ये सब हम इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन आपका देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अभी जो हम कर रहे थे कंसोल में, कैलकुलेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें क्या क्या हमने ऑपरेशंस यूज किए। हमने यूज किया प्लस यानी एडिशन, माइनस यानी सब्सट्रैक्शन, स्टार यानी या एस्टेरिस्क यानी मल्टीप्लिकेशन, और स्लैश माने डिवाइड यानी डिवीजन। ये चार तो ऑपरेटर हम यूज करके आए। एक पांचवा ऑपरेटर भी आप लोगों में से अगर कुछ ने पढ़ा हो, जो प्रोग्रामिंग में यूज होता है, जो क्या होता है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का क्या क्या काम होता है, मॉड्यूलस देता है रिमाइंडर। यानी अगर मैं 5 को करूं डिवाइड 2 से, तो आंसर क्या आना चाहिए। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं और आप सिर्फ नंबर्स जानते हैं, यानी आप डॉट वॉट लगाना नहीं जानते, फ्रैक्शंस आपको नहीं पता, तो 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे आइडियली आना चाहिए 2.5, बट फ्रैक्शंस मुझे समझ नहीं आता। अब मैं छोटा बच्चा हूं तो क्या होगा, आंसर आएगा 2। बट रिमाइंडर क्या आएगा, जब हम बचपन में डिवाइड करते थे कैसे, ऐसे एक पूरा बनाते थे, 5 लिखेंगे यहाँ पर, 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो कैसे लिखते थे, ऊपर लिखेंगे 2, यहाँ जाएगा 4, स्लैश लगाएंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। ये जो मेरा 1 रिमाइंडर बचा है, ये 1 क्या देता है, मॉड्यूलस देता है। यानी आप किसी भी नंबर में अगर हम लिखेंगे 5 मॉड्यूलस 2, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। मान लीजिए मैं लिखूं 5 मॉड्यूलस 3, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, अगर मैं 5 को करूं डिवाइड, अगर मैं 5 को करूं डिवाइड किस चीज से, 3 से, तो 3 1 जा 3, ऐसे पढ़ते थे ना टेबल बचपन में, 3 1 जा 3, बचा क्या, 2 रिमाइंडर। यानी ये मेरा आएगा डिवाइड करके। अगर मैं लिखूंगा 5 डिवाइड बाय 3, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। बट अगर मैं 5 मॉड्यूलस 3 कर दूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो मेरा रिमाइंडर है 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पांचों अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ आ गए हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो सबको पता है क्या होता है, मॉड्यूलस भी यहाँ पर आपको समझ आ गया है। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, जंप कर देते हैं। हमने मेजर प्रोजेक्ट क्या बोला है, हम बनाएंगे फंक्शनल मंत्रा का वेबसाइट। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, मंत्रा का जो कार्ट होता है, मंत्रा का जो बैग होता है, उसमें देखते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक्चुअली हो कैसे रही हैं। देखिए कैलकुलेटर तो बनाना हम सीख ही गए हैं, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल पर लेकर जाते हैं और देखते हैं फाइनल हम कार्ट की कैलकुलेशन या बैग की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाया है आपके नोट्स के लिए। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एक एलन सॉली की ये क्या है, जीन्स है, ट्राउजर है, जो भी है, ये हमने ऐड की है।
और एक हमने गेस किसी कंपनी का बैग ऐड किया है। ठीक है, ये देखिए हमारा साइज दिखा रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है, धीरे धीरे देखेंगे इसको पूरा कैसे करना है। अभी हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, अभी हम कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड हैं। देखिए क्या है, ये बोल रहा है जो ट्राउजर है कितने की थी एक्चुअली, 2499 रुपए की थी, यानी 2499 रुपीज की थी। इस पे 41% अभी क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है, तो इसका प्राइस क्या हो गया, इसका प्राइस हो गया 1474। उसके बाद इसी तरह बैग देखिए 15,599 का बैग है, भैया कान पकड़ लीजिए, 15,000 रुपए का बैग। उसके बाद उसमें रखने के लिए कुछ पैसे ना बचे, बट चलिए 15,599 का बैग है, सिर्फ 10% इस पर ऑफ चल रहा है। बैग कितने का मिला, 14,039 रुपए का, यानी 14,039 रुपीज का। उसका देखिए क्या हो रहा है, दोनों पर लग रहा है कूपन का डिस्काउंट। कूपन बाज बहुत होते हैं हमारे यहाँ पर, यानी चीज जब भी खरीदूंगा जब कूपन मिलेगा। देखिए यहाँ क्या हुआ, 1474 रुपए की पैंट पर, यानी 74 रुपीज की पैंट पर 29 रुपए का कूपन डिस्काउंट लग गया, यानी यहाँ और बैग पर कितना लग गया, 272 रुपीज का कूपन डिस्काउंट लग गया। तो अगर आप टोटल एमआरपी कितनी है, टोटल एमआरपी चीज होगी थी 18,098, उस पर लगा डिस्काउंट ऑन एमआरपी कितना, 2585। उसके बाद कूपन लगा दोनों पर, उसकी प्राइस क्या हुई, 301 रुपए। गिफ्ट हमने कहा भाई इसको गिफ्ट की तरह भेजो, तो उसने कहा 25 रुपए गिफ्ट पैकिंग के मैं ऐड करूंगा, और एक कन्वीनियंस फीस भी मैं ऐड करूंगा जो 20 रुपए की होगी। आपका टोटल फाइनल अमाउंट बनेगा 15,257, यानी 15,257 रुपीज। तो ये हमने समझ लिया कार्ट की कैलकुलेशन कैसे हो रही है। अब इसको हम करके देखते हैं कहीं पर, अपने कैलकुलेटर पे। हमारा कैलकुलेटर क्या है, हमारा कैलकुलेटर है भाई जावास्क्रिप्ट की कंसोल। तो चलिए जल्दी से जाते हैं, यहाँ पर गूगल हमने खोल लिया है, देखिए कंसोल हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, यहाँ पर हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो बेसिक मैथ है आपका 8th 9th 10th का जो मैथ है वो हम यहाँ पर यूज करना स्टार्ट करेंगे। और ये फाइनल हमारा काम क्या है, हमारे पास होना चाहिए 2499 का प्रोडक्ट एडेड है और 15,599 रुपीज का प्रोडक्ट एडेड है, और मेरे को फाइनल कार्ट अमाउंट अपना कैलकुलेट करना है। तो चलिए धीरे धीरे हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, 2499। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, लिखते हैं भाई मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है, 2499, प्लस लगाया। दूसरा मेरा ऑपरेटर क्या है, दूसरा मेरा वो क्या है प्राइस, 15,599। तो यहाँ हमने लिख लिया 15,599। देखिए अगर मैं सिर्फ इसको एंटर करूं तो क्या दिखा रहा है, 18,098, जो क्या है मेरा टोटल एमआरपी है। तो देखिए टोटल एमआरपी का मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया भाई, दोनों के एमआरपी को ऐड कर दो, ये मेरा हो गया टोटल एमआरपी। पर उसके बाद क्या लगा है, देखिए 41% ऑफ लगा है मेरी ट्राउजर के ऊपर, मेरी जीन्स के ऊपर। 41% ऑफ मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो देखिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा प्राइस है मैं माइनस करूंगा 41% ऑफ सेम थिंग। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए अगर मैं क्या करूं, इसको वापस लिख लूं, मैं पहले वाले पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर नजर आए कि हम ये कैलकुलेशन कर क्या रहे हैं। 2499 है, इसका मेरे को 41% माइनस करना है ना। तो मैं क्या करता हूं, माइनस करता हूं 41%, यानी 41 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सेम प्राइस मेरा अगेन 2499। ठीक है, ये मैंने कर लिया। इससे क्या हुआ, 41% इसका माइनस हो गया। ये मैथ आपको समझ आ रहा है। 41 परसेंटेज को क्या करते हैं, 100 डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज को नंबर में कैलकुलेट करने के लिए। तो 41 बाय 100 किया, मल्टीप्लाई किया ओरिजिनल प्राइस से, ये मेरा डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ। मेरे को फाइनल प्राइस कैलकुलेट करना है, तो प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा फाइनल प्राइस। ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए मैं ये हटा देता हूँ मेरा जो बैग है। तो देखिए मेरा जो ये खाली जो मेरी ट्राउजर है इसका प्राइस कितना आ गया, 1474.41, यानी 1474 रुपीज 41 पैसा। देखिए 1474 ही आया है, पैसा को इसने यहाँ पर क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। इसी तरह दूसरे का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्या है 15,599, उसमें से कितना माइनस करना है, उसमें से हमको माइनस करना है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, फिर से करेंगे 10 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, फिर से सेम करेंगे 15599। ठीक है, एंटर दबा देंगे। इसका प्राइस क्या आ गया, 14,039 रुपीज एंड 10 पैसा। वन मतलब 10 पैसा। देखिए यहाँ पर स्पेसिंग आप देख रहे हैं, मैं कहीं पर स्पेस दे रहा हूँ ऑपरेटर के पास, कहीं पर नहीं दे रहा हूँ। आप लिबरल हो सकते हैं, इतना जावास्क्रिप्ट समझ जाता है, स्पेसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसका प्राइस भी क्या आ गया, 1439 रुपीज आ गया। तो हमने जो डिस्काउंट है वो हमने ठीक से कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हमको देखना है कूपन डिस्काउंट। पहले वाले पर कूपन डिस्काउंट कितना लगा, 29 रुपीज लगा। तो पहले वाले की कैलकुलेशन दोबारा ले आते हैं। ये मेरी थी पहले वाले की कैलकुलेशन, इसमें से 29 रुपीज मैंने माइनस कर दिया। कितना, 29 रुपीज माइनस कर दिया।
और दूसरे वाला जो ये इसका मेरा प्राइस क्या आ गया 1445। और जो मेरा अगला है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड पर एरो कीज यूज कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरी जो हिस्ट्री में मैंने लिखा है सब आते जा रहा है। तो एक बार दबाऊंगा तो पुराने वाला आएगा जो मैंने अभी लिखा था, दोबारा दबाऊंगा तो इससे पहले जो लिखा था वो आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया था प्राइस फाइनल किस चीज का, बैग का। इसमें कितना डिस्काउंट मुझको मिला है, इसमें मुझको डिस्काउंट मिला है 272 रुपीज का। तो मैं डिस्काउंट माइनस कर दूंगा प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, मेरा आ गया बैग का प्राइस। अब अगर मेरे को फिर से देखना है कि फाइनल पे क्या करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा प्राइस था ये कहीं का था, बैग का, प्लस क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से उठाकर कॉपी कर लेता हूँ। देखिए पूरा का पूरा ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया, कॉपी हो गया, वापस आकर पेस्ट कर दिया। यानी ये क्या हुआ, मेरा राइट साइड पर देखिए जीन्स का पूरा प्राइस है, जीन्स का एमआरपी, जीन्स का 41% डिस्काउंट और जीन्स का 29 रुपीज कूपन डिस्काउंट। इसी तरह से ये मेरा बैग का प्राइस, बैग का 10% डिस्काउंट और बैग का कूपन डिस्काउंट। ये जब मैं पूरा लिखकर एंटर दबाऊंगा तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 15,212 रुपीज एंड 51 पैसा। ठीक बात है। अब ये तो हुआ मेरा कूपन बाजी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी कूपन कितने लग गए, डिस्काउंट कितना हो गया, ये तो सब हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, नहीं देखिए हमने डिस्काउंट और एमआरपी देख लिया और हमने कूपन डिस्काउंट देख लिया। अब हमको क्या करना है, हमको गिफ्ट रैपिंग चार्जेस ऐड करना है, कितना, 25 रुपए। तो अब ये जो मेरा फाइनल प्राइस आया है इसी में और प्लस लगा के क्या कर देंगे, 25 रुपीज यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसके बाद मेरे को क्या ऐड करना है, मेरे को ऐड करना है कन्वीनियंस फीस, जो कितनी होगी, 20 रुपीज होगी। तो मैंने इसमें एक और फीस ऐड कर दी जो हुई मेरी 20, जो क्या हुआ, कन्वीनियंस फीस हुआ। मैं एंटर दबाऊंगा, फाइनल प्राइस क्या आया, 15,257 रुपीज 51 पैसा। मैं वापस आता हूँ, देखिए एग्जैक्टली यही है जो मेरा फाइनल टोटल कार्ट वैल्यू था, यानी 15,257 रुपीज। इसने क्या किया, पैसा को यहाँ पर इग्नोर कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में धीरे धीरे जो सिर्फ पैसा है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसने इसको राउंड अप भी नहीं किया, वरना क्या होता है 50 पैसे से ज्यादा होता है तो क्या कर सकता था, इसको ये बोलता भाई 58 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। बट मिंत्रा ने क्या किया, मिंत्रा ने उसको इग्नोर कर दिया और बोला आप बस मुझे 15,257 रुपीज दे दीजिए। तो यहाँ हमने थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लेक्स में इसको हम लेकर गए, हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को अच्छे से यहाँ पर यूज किया और फाइनल कार्ट वैल्यू हमने मिंत्रा का कैसे कैलकुलेट किया है, बैग वैल्यू, ये आपको समझ आया होगा। जब हम मिंत्रा प्रोजेक्ट करेंगे एंड में पूरा का पूरा, तो एज इट इज वहां पर यूज होने वाला है। पर देखिए अभी क्या है, ये कैलकुलेशन बड़ी ही अजीब सी हो गई है। यहाँ पर अगर हम किसी को कैलकुलेशन दें तो उसको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्या पहले चल रहा है क्या बाद में चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं दिखा रहा हूँ 15,599, ये एक्चुअली यहाँ पर हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया है। अब ये -272 है, क्या ये 272 अगर पहले माइनस हो जाता तो मेरा फॉर्मूला गलत नहीं हो जाता, बिल्कुल गलत हो जाता। तो ये हम किस तरह से करेंगे, या ये किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, ये पहले क्या एग्जीक्यूट करता है, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई करता है या प्लस माइनस करता है। तो जब हम छोटे थे मेरे दोस्तों, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी स्कूल में, जब बहुत छोटे थे तो क्या पढ़ाते थे, बॉड मास पढ़ाते थे। बॉड मास का क्या मतलब होता था, ये बच्चे याद कर लिया करते थे बॉड मास के नाम से, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। यानी जब भी हमको एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन मिलता है मैथ का, तो उसमें सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद ऑर्डर्स को, यानी अगर कोई पावर वाली चीजें हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यानी अगर मैं वापस आकर देखूं, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर मैं वापस आकर देखूं तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, सबसे पहले डिवाइड, यानी सबसे पहले इसने 10/100 किया होगा, और कोई डिवाइड है क्या, फिर 41/100 किया होगा, डिवाइड खत्म हो गया। देखिए ब्रैकेट तो अभी हमने यूज करना स्टार्ट किया ही नहीं है, ब्रैकेट या एक्सपोनेंट, तो वो तो यहाँ पर है ही नहीं। सबसे पहले डिवाइड करेगा, फिर सारे मल्टीप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर सारे एडिशंस को एग्जीक्यूट करेगा और फिर सारे सब्सट्रैक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ समझ आना चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन देखने के बाद देखिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, पेमडास भी होता है, यानी पेरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। देखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों सेम ग्रुप में, आप इसमें कोई किसी को पहले किसी को बाद में कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एडिशन सब्सट्रैक्शन में किसी को पहले किसी को बाद में कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसने यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो इसको पेमडास भी बोल सकते हैं आपने, अगर पेमडास के नाम से पढ़ा है। अगर आपने बॉडमास के तरह से पढ़ा है तो बॉडमास भी आप इसको बोल सकते हैं। बट हमको ये समझ आना चाहिए कि मैथ का कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जनरल स्पेशली जावास्क्रिप्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, तो वो इसी ऑर्डर में मेरी कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर क्या पकड़ी है, ब्रैकेट्स भी हम यूज
कर सकते हैं। अगर हमको थोड़ी सी क्लैरिटी लानी है अपनी कैलकुलेशंस में ताकि हम कंफ्यूज ना हो और कंप्यूटर भी कंफ्यूज ना हो, उसके लिए ब्रैकेट्स भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में, वो है डायरेक्शन। यानी ऑपरेशंस की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी। यानी जब मैं आपको डिवाइड यहाँ पर करके दिखा रहा था तो मैंने कहा पहले 10/100 होगा, फिर 41/100 होगा। क्यों भाई पहले 41/100 क्यों नहीं होगा, ये भी तो डिवाइड है, ये कोई सौतेला बच्चा है क्या, इसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? भाई ये बच्चा सौतेला नहीं है, ये सिर्फ राइट हैंड पर है। हम कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम कैलकुलेशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और स्कैन करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले कैसे, शिकारी कुत्ते की तरह पहले देखेंगे डिवाइड 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 कहाँ है, लेफ्ट टू राइट, जहां डिवाइड मिला डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, जहां मल्टीप्लीकेशन मिला मल्टीप्लीकेशन कर दिया, लेफ्ट टू राइट हम जाते रहेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक बात है। अब मान लीजिए इस प्रॉब्लम को हम कर लेते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को देखेंगे कैसे। देखिए जब से मोदी जी आए हैं सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम उन्होंने किया था जीएसटी। जीएसटी का क्या मतलब है, जीएसटी का मतलब है भैया 18% टैक्स, कपड़ा है तो 5% टैक्स, अलग अलग चीजों पे जीएसटी अप्लाई कर दिया, आपको उस पर वो टैक्स लगाकर उसके बाद ही वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी मान लीजिए हम ये मानकर चलते हैं, वैसे इसमें टैक्स जो है वो इंक्लूडेड होता है, बट अभी हम अपनी कैलकुलेशन के लिए मानकर चलते हैं, मान लीजिए इस पर मुझे 18% टैक्स ऐड करना है, यानी इस पूरे पर मुझे 18% टैक्स ऐड करना है। तो ये मैं कैसे करूंगा, अब देखिए कैलकुलेशन तो आप हमारी ऑलरेडी देख रहे हैं, इसमें 18% ऐड कैसे करें। अब या तो इसको दोबारा लिखा जाए, 18% इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए उसके लिए यूज होता है ब्रैकेट। यानी मैं पहले क्या काम कर सकता हूं, इसको वापस लाते हैं। देखिए थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं पहले क्या कर रहा हूं, 10% यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं 559 का, इसको एक ब्रैकेट में लगा देते हैं। यानी हम ये बोल रहे हैं भाई इसमें से आपको इस पूरे को पहले एग्जीक्यूट करिए। यानी 10% डिस्काउंट कितना कैलकुलेट होता है, पहले ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है पहले वो, ठीक है। तो ये पहले पूरे इसको एग्जीक्यूट करेगा, जो फाइनल वैल्यू आएगी उसके बाद इसके बाहर आकर देखेगा। इसी तरह से 41% पहले इसका एग्जीक्यूट करिए। तो मैं कह रहा हूं भाई इसका पहले 41% एग्जीक्यूट करिए, जब ये निकल जाए तब इसको मेन प्राइस में से आप माइनस करिएगा, तब उसके बाद ये कूपन डिस्काउंट आएगा। मान लीजिए उसके बाद एक ब्रैकेट हम यहां पर लगा देते हैं, यानी मेन प्राइस में से सबसे पहले जो परसेंटेज ऑफ चल रहा है ऑफर में, पहले वो कैलकुलेट करना, फिर कूपन डिस्काउंट लगाना। इसी तरह यहां पर भी यही कर सकते हैं, पहले ये करना, फिर कूपन डिस्काउंट लगाना, फिर पैकिंग चार्जेस लगाना, फिर कुछ और जो हमने सबसे लास्ट में देखा है, फिर ये हम लगाएंगे, ठीक बात है। तो ये हमको समझ आया कि ये पूरे के पूरे ब्रैकेट्स लगा के हम ये कैलकुलेशन को अपनी, देखिए आंसर अभी भी वही आया, बट अब क्लैरिटी है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये एग्जीक्यूट होगा। अब कुछ केसेस में ये क्लैरिटी काम की भी है, यानी अब मान लीजिए मुझे टोटल पर लगाना है 18% जीएसटी, तो मैं आइडियली क्या कर सकता हूं, परसेंटेज में अगर आपको किसी चीज को ऐड करना है, किसी चीज को 10% बढ़ाना है, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 110 डिवाइड बाय 100। तो मान लीजिए अभी मैं इसको एज इट इज करूं, मान लीजिए मैं एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं लगाता, मैं क्या करता हूं, पहले मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, सॉरी हमको क्या करना है 18% लगाना है, तो 118 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 100 से। तो इससे क्या होगा, 18% इसमें ऐड हो जाएगा। इसको मैंने किया एग्जीक्यूट, मेरा कार्ड का वैल्यू क्या आ गया, 15,261। एक बार इसको जाकर मैच कर लेते हैं, क्या ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 15,257, हमारी क्या आई 261। ऐसा क्यों आ रहा है भाई, एक्चुअली हमने जीएसटी तो लगाया नहीं है, बट इस पर अगर हम जीएसटी लगाकर भी देखें कैलकुलेट करके, तो ये तो नहीं आना चाहिए। एक बार हम पुरानी वैल्यू पे दोबारा लगाकर देख लेते हैं। यानी अगर मैं ये फाइनल अपने नंबर पर लगाता, 15,257 पर लगाता, सेम कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई बाय 118 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर क्या आता भाई, जीएसटी के बाद वैल्यू आनी चाहिए थी 18,003 रुपीज और 26 पैसा। जब हमारा आंसर क्या आया, जबकि हमने जो अभी यहाँ मल्टीप्लाई किया था, ये आंसर आया 15,261। देखिए गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि ये जैसे ही आपने एक्सप्रेशन दिया, इसने सबसे पहले क्या ढूंढने होंगे, डिवाइड। इसने यहाँ इसको डिवाइड किया, 100 को डिवाइड 118 को डिवाइड किया 100 से, तो आंसर क्या आ गया 1.18। उसने इसको 20 में ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आपने सिर्फ जो कन्वीनियंस चार्ज था उसी पे जीएसटी लगाया, बाकी पूरे पे जीएसटी आप नहीं लगा पाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो मेरा ऊपर वाला एक्सप्रेशन था उसमें हम ये बोल सकते हैं भाई यहाँ पर भी लगा दो 2 ब्रैकेट्स, यानी पहले ये पूरा का पूरा जो कार्ट वैल्यू है इसको एग्जीक्यूट कर लेना, जब इसमें से फाइनल वैल्यू आए उस पर लगाना 18% जीएसटी। अब जब मैं एंटर दबाऊंगा तो देखिए मेरी वैल्यू क्या आई, वही निकल कर आई जो पिछली बार निकल कर आई थी। थोड़ा पैसे का डिफरेंस है, ये भी इसके बाद अभी हम समझेंगे ये वैल्यू को जो डिफरेंस है ये क्यों हो रहा है। पर देखिए 18,003 रुपीज ही मेरा फाइनल वैल्यू निकल कर आया। तो यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आया होगा कि ब्रैकेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और ब्रैकेट्स को हम कैसे यूज करते हैं और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस मेरा
क्या होता है कैलकुलेशन के टाइम पर। उसके बाद अब आते हैं, हम ये देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी मेरी जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के नंबर्स। अभी आपने देखा हम दोनों एक्चुअली एक्सप्लोर कर चुके हैं, बस हम इसका मतलब देख रहे हैं। दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं इंटीजर नंबर्स और एक होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, अगर मैं इसकी मैथ टर्म की बात करूं जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर क्या बोला जाता है कंप्यूटर साइंस की भाषा में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो इंटीजर हुए और डेसिमल्स हुए, यानी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर का क्या मतलब है, इंटीजर में क्या क्या हो सकता है, इंटीजर में हो सकते हैं नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर में हो सकते हैं होल नंबर्स। जीरो तो मेरा बेचारा है ही हर जगह। होल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यानी होल नंबर में क्या क्या होता है, जीरो होता है और नेचुरल नंबर होता है। यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या होते हैं मेरे, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स होते हैं। अब देखिए कंप्यूटर में आप इनफाइनाइट तो सेव कर नहीं सकते, तो इनकी कुछ लिमिट होती है, नेगेटिव की पॉजिटिव की लिमिट्स याद करने में, नंबर में जाने में कोई बहुत ज्यादा अकलमंदी वाला काम नहीं है। बस आप ये समझिए कि जो भी मेरे पूरे पूरे नंबर्स हैं जिनमें डॉट नहीं है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, वो सब क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कौन से होंगे, जैसे यहाँ देखिए क्या है 24.36, जैसे इसमें क्या है होल नंबर भी है, 24 होल नंबर है, डेसिमल पॉइंट है, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट है। आप देखें हम ये कैलकुलेशन में तब से करते ही आ रहे हैं। यहाँ आया मेरा प्राइस क्या आया था, 18,003 रुपीज 26 पैसा, है ना। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हुआ। जो मैं प्राइसेस लगा रहा था, मान लीजिए 15,599 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या हुआ, मेरा इंटीजर नंबर हुआ। तो ये दो आपको तरह के नंबर समझ आए, एक जिसमें पॉइंट नहीं है, एक जिसमें पॉइंट है। हालांकि जावास्क्रिप्ट सबको किस तरह से ट्रीट करती है, उसके लिए सब कुछ नंबर है, पर हमको पता होना चाहिए कि ये दो टाइप के नंबर्स यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में होते हैं। उसके बाद आते हैं फ्लोटिंग की प्रॉब्लम्स के ऊपर। प्रॉब्लम क्या, जो अभी हमने देखा था क्या हुआ, दो तरह से कैलकुलेशन करी तो फ्लोटिंग पॉइंट जो है क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। देखिए जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा मशहूर है इस बारे में, एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं, वापस जाके मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। आपके नोट्स में तो मैंने लिखा ही है, पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश, सब कुछ हो गया क्लियर। मैं बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन करता हूँ। क्या, देखिए जो हमने यहाँ क्या लिखी है, 0.1 प्लस 0.2, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 0.1 प्लस 0.2, थर्ड फोर्थ क्लास का बच्चा भी कर सकता है। क्या आना चाहिए, 0.3। अरे जावास्क्रिप्ट क्या बोल रहा है, 0.30000000, कितने सारे जीरो लगा दिए आखिर में 4। ये क्या हुआ। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को सेव करना काफी डिफिकल्ट होता है। अगेन इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ इन्फरेंसेस ड्रॉ करने हैं, हमको सिर्फ ये समझना है कि इसके वजह से हमको करना क्या है। इसका मतलब ये है कि जहां तक हो सके पॉइंट की कैलकुलेशन से बचना है। ठीक बात है, जहां पर भी पॉसिबल हो पॉइंट की कैलकुलेशन से बचना है, क्योंकि ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गड़बड़ इसको कर देता है। जैसे कि हमने देखा था हमारे एग्जाम्पल में, क्या इससे पहले जो हम एग्जीक्यूट कर रहे थे फाइनल प्राइस में इसने क्या किया था, गड़बड़ कर दिया था, 20-30 पैसे ऊपर नीचे आ रहा था। ठीक है, तो हमको ये समझ आया फ्लोटिंग पॉइंट के साथ काफी इसमें प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। दूसरा हम क्या, अगर मैं बात करूं एक जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो क्या है, देखिए जब पैसे की बात होती है ना, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं चलता। मान लीजिए आप टेम्परेचर किसी को बता रहे हैं, कोई और चीज कैलकुलेट कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें पॉइंट में एक आध नंबर ऊपर एक आध नंबर नीचे इतना फर्क नहीं पड़ता। पर पैसे पर क्या होती है, हमारे यहाँ होती है लड़ाई। भाई अगर आप बोलेंगे ये इतने पैसे हैं इतने पैसे हैं, तो क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। तो पैसे का जब भी आप काम करें, रुपए का जब भी आप काम करें, तो क्या करें, कैलकुलेशन को कोशिश करें कि वो डेसिमल में ना जाए। उसके लिए क्या करते हैं, जनरली ये किया जाता है कि जब हम कोई चीज कैलकुलेट करें तो उसको रुपए के बजाय पैसे में कन्वर्ट कर लिया जाए। यानी अगर मैं पहले जो भी मेरे प्राइसेस हैं उन सबको 100 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो क्या होगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे। उसके बाद में अगर कहीं पॉइंट की कैलकुलेशन होती भी है तो उसको इग्नोर कर सकता हूं, क्योंकि पैसे से नीचे क्या होता है, पहले क्या हमारे बाप दादा बात किया करते थे, क्या भाई ढेला होता है, आना होता है, आना भी शायद पैसे से बड़ा ही होता है, उससे छोटी जो भी चीजें होती हैं वो भी रेलेवेंट नहीं है, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो एक लर्निंग क्या है, पैसे मनी की जब भी आपको कैलकुलेशन करनी है तो वो पैसे में कन्वर्ट करके करें, डायरेक्ट रुपीज में ना करें। और एक तीसरी बात, अगर आपके साथ ऐसा हो भी गया है कि ये पॉइंट के बाद आपको इस तरह से दिखा रहा है, तो हम इसको कभी भी क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं भाई पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट दिखाना, या पॉइंट के बाद मेरे को कुछ मत दिखाना, मेरे को तो फाइनल वैल्यू जो है वो दे दो। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम एक यूटिलिटी यूज करते हैं, मैथ डॉट राउंड। देखिए ये मैं आपको करके दिखाता हूँ हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मैं करता हूँ 1.1 प्लस 1.2। देखिए इस बार इसने गड़बड़ की क्या, इस बार इसने कोई भी गड़बड़ यहाँ पर नहीं की, यानी 0.1 0.2 में गड़बड़ कर दी और 1.1 1.2 में गड़बड़ नहीं की। बट मैं देखिए क्या कर सकता था, मान लीजिए मेरे पास जो पहली कैलकुलेशन आई थी, जब हम अपना कार्ट की वैल्यू देख रहे थे, कार्ट की वैल्यू में हमारे पास जो वैल्यू थी वो क्या आई थी, अगर मैं वापस अपनी कार्ट पे जाऊं 15,257 है, इसमें हमको क्या मिला था, इसमें हमको पॉइंट के बाद भी वैल्यू बच रही थी। क्या अगर मैं अप दबाऊंगा तो अब भी आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए ये मेरी वैल्यू आ गई है।
है ना। अगर मान लीजिए ये मेरी वैल्यू आई है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार पैसा को जो है ना वो राउंड ऑफ कर दो, इग्नोर कर दो, जैसे कहते हैं राउंड अप कर दो, डाउन कर दो, मतलब पैसा इग्नोर कर दो, मेरे को बताओ फाइनल रुपए कितने देने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं मैथ डॉट राउंड। ठीक है, अभी आप ये मत सोचिएगा अगेन सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स हम धीरे धीरे समझेंगे आप क्या कर रहे हैं। अभी आपको बस ये समझना है कि मैं मैथ डॉट राउंड लिखकर उसके अंदर जो भी नंबर दूंगा, नंबर क्या है मेरा 18,003.8618। मैंने बोला ये नंबर है, एंटर दबाए, देखिए इसने क्या बोला, भाई पैसा छोड़ दो, कितना दो, 18,004 रुपीज दे दो। ये इसने क्यों बोला, क्योंकि 8 जब यहाँ पर है तो ये राउंड क्या करेगा, इसको ऐड कर देगा। अगर यहाँ पर सेम सिचुएशन में मैं क्या करता, मैं 8 की जगह यहाँ पर क्या कर दूं, मैं मान लीजिए कर दूं 1 2 3, मैं एंटर दबाऊं, देखिए इसने क्या किया, इस बार इसने पूरे डॉट के बाद के पार्ट को इग्नोर कर दिया और राउंड डाउन किया। यानी ये बोला भाई अगर 12 पैसे हैं तो आप उसको मत पे करिए, आप क्या करिए कम वाला पे कर दीजिए, 50 पैसे या उससे ज्यादा पैसे होंगे तो उसको राउंड अप करके बोलेगा भाई 1 रुपया मेरे को एक्स्ट्रा दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपको तीनों बातें बस समझ आनी चाहिए कि फ्लोटिंग में जो हमारे फ्लोट नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, जावास्क्रिप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हमको क्या करना है, कोशिश करना है पैसे में करें कैलकुलेशन, जो भी अगर मनी की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो, और कहीं राउंडिंग करना है तो मैथ डॉट राउंड हम यूज करके उसको क्या कर देंगे, राउंड हम कर देंगे। ठीक बात है। देखिए अभी तक हमने क्या देखा, मान लीजिए मैथ डॉट राउंड मैंने आपको बताया, अब क्या इसका रट्टा मार के रखना पड़ेगा क्या सर, पता नहीं कब काम आएगा, इस तरह के पता नहीं कितनी मेरे को यूटिलिटी जो है वो याद रखनी पड़ेंगी, फंक्शन जो है वो याद रखने पड़ेंगे। मैं क्या करूं, भाई आपको याद कुछ नहीं करना है, यानी सिंटैक्स जो है वो मुझे याद नहीं करना है, मुझे बस पता होना चाहिए कि मैं रिसोर्सेज को कैसे किस तरह से यूज करूं। रिसोर्सेज क्या क्या है, देखिए गूगल माई बाप तो हमारे हैं ही हैं, है ना, उसके तो आप कोई भी चीज गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब है, जो लोग लैंग्वेज बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, जो भी यूटिलिटी बनाते हैं, जैसे मैथ डॉट राउंड बनाया, तो इसके बारे में पूरी डिटेल लिख कर रखते हैं कि भाई अगर आपको इसको यूज करना है तो आप किस तरह से यूज करेंगे, ये अलग अलग सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करेगा, ये सब आपको वहां पर मिल जाता है। तो वो कहाँ मिलता है, जैसे एमडीएन बोला जाता है इसको, मोजिला डेवलपमेंट नेटवर्क, यानी इसका क्या है, एमडीएन ने पूरी की पूरी इन डेप्थ हमारी डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, एचटीएमएल की भी, सीएसएस की भी, जावास्क्रिप्ट की भी। ये एक ओपन सोर्स जगह है जहां पर जो कमेटी ये सब डिसाइड करती है वो सब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। और आजकल हमारा जो नया टूल है चैट जीपीटी, ये क्या है, ये काफी स्मार्ट है, एरर में, डिबगिंग में, अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड भी लिखवाना है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए बहुत क्विकली हम देखते हैं कि इन तीनों को हम किस केस में किस तरह से यूज करते हैं। तो अगर आपको किसी चीज का क्विक आंसर चाहिए, मान लीजिए मेरे को नहीं पता होता कि उस यूटिलिटी का क्या नाम है जो मैथ डॉट राउंड है, तो मैं क्या करता है ना, तो वापस आते हैं, मान लीजिए क्या करना है, यहाँ पर हमको देखना है कि भाई नंबर को राउंड कैसे करें, है ना। तो मैं मान लीजिए लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, मान लीजिए हाउ टू भी लिख देते हैं, वैसे गूगल में जरूरत नहीं होती है, हाउ टू राउंड नंबर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल वर्ड, जावास्क्रिप्ट, एंटर दबाया। तो आपको जो भी सवाल है यहाँ पर लिखिए। देखिए आजकल तो क्या करता है, अपने आप ही गूगल जो है समरी बनाकर दे देता है, क्या बोल रहा है, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट राउंड मेथड है राउंड्स नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर, यानी 2.49 विल बी राउंडेड टू 2 एंड 2.5 विल बी राउंडेड अप टू 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगर कोई चीज क्विकली आपको पता है, आपको बस पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए कि क्या पॉसिबल है, आपको पता है नंबर की राउंडिंग हो जाती है, सिंटेक्स याद करने की जरूरत नहीं है, जब भी हो गूगल कर लें, जब सिंटेक्स आ जाए उसको उठाकर यूज कर लें। ठीक बात है। पर अगर मान लीजिए मैथ डॉट आउट राउंड आप यूज कर रहे हैं बट आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा इन डेप्थ समझूं, ये होता क्या है, तो हम क्या करेंगे, देखिए डेवलपर डॉट मोजिला डॉट ऑर्ग, कहाँ जाएंगे, डेवलपर डॉट मोजिला डॉट ऑर्ग। ठीक है, इस वेबसाइट पर हम चले गए, देखिए पूरा डॉक्यूमेंटेशन का वेबसाइट खुल गया। यहाँ सर्च में मान लीजिए मैं लिख देता हूँ क्या, मैथ डॉट राउंड, क्या हुआ, इसने अपने आप ही सर्च करके बता दिया। इसको करते हैं क्लिक, देखिए पूरा का पूरा मेरा पेज खुल गया है। इसको और थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या कर रहा है, ये पूरी डेफिनेशन इसकी बताएगा, स्टैटिक मेथड है, क्या रिटर्न करता है। धीरे धीरे आपको अभी ज्यादा समझ आना शुरू होगा, अभी तो आप शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ नहीं आएंगी। पॉइंट यहाँ पर ये है बताने का कि ये सब चीजें आपको याद करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहें यहाँ पर आकर इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स भी ये कर करके दिखाएगा, आप कोड रन करेंगे तो दिखाएगा 0.9 का 1 कर दिया है, 5.95 का 6 कर दिया है, सब आपको करके दिखा रहा है। सिंटेक्स क्या होना चाहिए, रिटर्न वैल्यू क्या होना चाहिए, धीरे धीरे आपको समझ आएगा, डिटेल में डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल्स। ये अगर आपको कोई चीज इन डेप्थ जाकर समझनी है तो आप आकर डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो हमको समझ आ गया गूगल क्विक आंसर्स के लिए हमको यूज करना है, एमडीएन हमको इन डेप्थ डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करना है, और चैट जीपीटी किस लिए, रियल टाइम असिस्टेंस के लिए। चैट जीपीटी कैसे यूज करेंगे, तो मान लीजिए मैं अपना चैट जीपीटी यहाँ पर खोल लेता हूँ। देखिए हमने क्या है, जीपीटी मॉडल 4 पे इसको अभी करंटली सेलेक्ट किया हुआ है। मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ कैन यू हेल्प मी विद हाउ टू
राउंड नंबर्स इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, या मैंने भाई मेरी हेल्प कर दो, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मेरे को डॉक्यूमेंटेशन भी समझ नहीं आ रहा, मेरे को गूगल में भी कुछ समझ में नहीं आया। आप दबाएंगे एंटर, अब देखिए क्या बोलेगा, ये बना रहा है। उसका देखिए पहले इसने डॉक्यूमेंट लिखा कि मेथड कौन सा होता है, कैसे उसको नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड किया जा सकता है, उसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स हैं इस चीज के लिए जो यूज किए जा सकते हैं। ये बता रहा है मैथ डॉट फ्लोर भी है जो क्या करेगा, फर्क नहीं पड़ता आपने 4.7 में दिया हो तो उसको काय में बना देगा, 4 में बना देगा, यानी हमेशा राउंड डाउन करेगा, नीचे की तरफ राउंड करेगा। आपको हमेशा ऊपर जाना है तो सीलिंग कर देगा। यानी आप ये बोल रहे भाई अगर 1 पैसा भी मेरा है, मिंत्रा बोलता है अगर 1 पैसा भी एक्स्ट्रा है तो कस्टमर से बोलो वो ही पूरा रुपया एक्स्ट्रा दे, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, मैथ डॉट सील यूज कर लेंगे, है ना। उसको अलग अलग तरह से देखिए, जितने भी इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, चैट जीपीटी आपको सब कुछ यहाँ पर कर कर दिखा रहा है। अगेन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कुछ भी याद नहीं करना है, आपको बस समझना है, फोकस कहाँ पर करना है, कॉन्सेप्ट समझने पर, सिंटेक्स समझने पर नहीं, है ना। आपको ये दिख नहीं रहा होगा, जो नसीहत थी वो तो मेरे पीछे चुप गई। नसीहत क्या है, नसीहत है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड नॉट द सिंटैक्स, यानी सिंटैक्स हमेशा सर्च किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट सर्च नहीं किए जा सकते। आपको जब पता ही नहीं होगा कि क्या पॉसिबल है तो आप सर्च क्या करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता था कि सिंटैक्स याद नहीं करना है, हमको क्या करना है, फोकस करना है कॉन्सेप्ट को समझने में। सिंटैक्स हम कभी भी सर्च उसको कर सकते हैं, ठीक बात है। अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जिसका नाम क्या है, स्ट्रिंग्स। तो एक टाइप हमने समझ लिया, क्या, नंबर टाइप हमने समझ लिया, जिसमें हमने देख लिया भाई इंटीजर्स भी होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग क्या है, देखिए आप कभी किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी में गए हो या अपनी भी बर्थडे पार्टीज आपको याद हो, अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टी याद हो, हम क्या करते हैं, एक माला बनाते हैं जिसमें क्या लिखते हैं, एक ऐसा धागा होता है जिसको गेटों पे बांध दिया जाता है, क्या लिखा जाता है उसमें, हैप्पी बर्थडे। दिवाली पर आपने देखा होगा शुभ दीपावली, इस तरह के बहुत सारे क्या होते हैं, हम गेट्स पर उनको टांगते हैं। उसमें क्या होता है, एक एक कैरेक्टर का एक एक कार्डबोर्ड होता है हमारा, और उसमें क्या उनको एक धागे में पिरोकर हम टांग देते हैं, पर उससे क्या होता है, पूरा सेंटेंस मेरा पूरा वर्ड बन जाता है। मैं पढ़ पाता हूँ क्या, मैं ये पढ़ पाता हूँ कि भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, शुभ दीपावली। यानी एक एक कैरेक्टर को जब मैं धागे में पिरो देता हूं तो क्या बन जाता है, मेरा वर्ड बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। तो स्ट्रिंग का क्या मतलब है, स्ट्रिंग का मतलब है धागा। यानी अगर मैं इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को क्या करूं, पिरो लूं सुई से एक तरह से, तो वो क्या बन जाएगी, मेरी स्ट्रिंग बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग के टर्म्स में स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग का मतलब आपको समझ आना चाहिए, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स यानी अल्फाबेट्स को जब हमने साथ बनाया तो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। स्ट्रिंग में आप इन सबको लगा के कर क्या बना लेंगे, सेंटेंसेस बना लेंगे, पैराग्राफ्स बना लेंगे, उसको क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग होल्ड्स टेक्सचुअल डेटा, एनीथिंग फ्रॉम अ सिंगल कैरेक्टर की भी स्ट्रिंग हो सकती है। मान लीजिए आपने धागा बनाया, उसमें बस एक ही कैरेक्टर लगा दिया और पूरा का पूरा पैराग्राफ तक हो सकता है। तो स्ट्रिंग का यहाँ पर हमको मतलब समझ आ गया कि सिंगल कैरेक्टर से पैराग्राफ तक मेरी स्ट्रिंग हो सकती है। तो दोस्तों स्ट्रिंग्स में हम सेकंड चीज क्या देखेंगे, हमको ये तो समझ आ गया कि स्ट्रिंग होती क्या है। अब हम सेकंड चीज ये देखेंगे कि स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए एक तरह की स्ट्रिंग तो हम ऑलरेडी डिफाइन करते आ रहे हैं, जो आपने शायद अभी तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सिंटैक्स देखते जाएंगे, हमने क्या अभी तक देखा है क्या नहीं देखा। तो पहले वापस चलते हैं गूगल पे, अपना स्टार्ट करते हैं कंसोल, ठीक है। आ जाते हैं हम कंसोल में। देखिए सबसे पहला काम हमने क्या किया था जेएस में, हमने यहाँ अलर्ट लगाया था, है ना। मान लीजिए गुड मॉर्निंग वाला अलर्ट। ये जो मैंने दिया है गुड मॉर्निंग, ये क्या है एक्चुअली, ये देखिए क्या है, स्ट्रिंग है। मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स को क्या किया, एक साथ पिरो दिया और उससे क्या बना, गुड मॉर्निंग मेरा बन गया है। तो गुड मॉर्निंग यहाँ पर क्या हुई, एक स्ट्रिंग हुई। स्ट्रिंग को मैंने डिफाइन कैसे किया, सिंगल कोट्स, यानी सिंगल, ये जो आप डैश देख रहे हैं, मार्क देख रहे हैं, डैश नहीं बोलना चाहिए, सिंगल कोट्स के अंदर मैं जो भी डिफाइन करूं, मान लीजिए मैं लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड, है ना। तो ये क्या हुआ है, ये एक स्ट्रिंग डिफाइन हो गई है। तो एक तरीका तो हुआ सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग डिफाइन करने का, और तरीका क्या है, ये रिकमेंडेड वे भी है। जावास्क्रिप्ट में बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करनी चाहिए, सिंगल कोट्स में डिफाइन करनी चाहिए। उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है डबल कोट्स का, यानी मैं यहां पर भी अगर लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड तो भी मेरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, डिफाइन हो जाएगी। देखिए जावा स्क्रिप्ट जब रिटर्न कर रहा है कंसोल में तो उसके बाद भी आपको सिंगल कोट्स ही दिखा रहा है ना, पर इसका ये मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रही है, स्ट्रिंग मेरी डबल कोट्स के साथ भी डिफाइन हो रही है। तो अगर मैं वापस आके अपने नोट्स में देखूंगा तो स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग सिंगल कोट्स, ये हमने देख लिया, डबल कोट्स, और ये जो तीसरा है ये है मैजिक, ये क्या है, बैकटिक्स। तो वापस आकर देखते हैं, अगर हमको बैकटिक देखना है ना, तो बैकटिक कहाँ मिलता है, देखिए आपके कीबोर्ड पर 1 के बगल में जो लिखा हुआ है, 1 के लेफ्ट में जो लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे बैकटिक। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी अगर मैं हेलो वर्ड दे दूंगा तो इसमें भी मेरी क्या होगी, स्ट्रिंग डिफाइन
हो जाएगी। तो सर फर्क क्या हुआ, अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत क्या है? देखिए बाय डिफॉल्ट तो हम सिंगल कोट से काम चला सकते हैं, जहां भी मेरा सिंगल कोट से काम चल रहा है वहां मैं कुछ और डिफाइन नहीं करूंगा। बट कई बार क्या होता है, मान लीजिए मुझे कहीं पे सिंगल कोट इंग्लिश में यूज करना है, क्योंकि सिंगल कोट क्या होता है, इंग्लिश में भी यूज होता है। तो मान लीजिए मैं कहीं पे डिफाइन करना चाहता हूं यू आर वेलकम। यू आर वेलकम कैसे लिखते हैं? यू अपोस्ट्रोफी आर ई स्पेस वेलकम। अब अगर मैं मान लीजिए इसको कर दूं सिंगल कोट में, तो क्या होगा, सब गड़बड़ झाला हो जाएगा, इसको समझ नहीं आया, क्योंकि इसको क्या लगा, यहाँ भी सिंगल कोट था, यहाँ भी सिंगल कोट था योर में, तो इसको लगा स्ट्रिंग तो इतनी ही थी, बाकी पता नहीं क्या है। तो उसने क्या बोला, बोल दिया भाई सिंटैक्स एरर, मेरे को समझ नहीं आया आपने क्या किया। तो अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर कहीं सिंगल कोट आपको यूज करना है, तो आप जनरली क्या रिकमेंडेड होता है, आप अपनी स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन कर दीजिए, डबल कोट्स के साथ डिफाइन कर दीजिए। अब मैं डबल कोट्स के साथ स्ट्रिंग डिफाइन करूंगा, तो ये अब समझ रहा है कि क्योंकि अंदर अपोस्ट्रोफी है तो इसको भी स्ट्रिंग कैसे बनाना पड़ेगा, डबल कोट्स के साथ बनाना पड़ेगा। डबल कोट्स का एक काम और होता है, हम आगे चल के इसको डिटेल में भी देखेंगे, बट बहुत सारे ऐसे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं। मान लीजिए बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन का क्या मतलब होता है, बैकस्लैश एन का जनरली ये मतलब होता है, इसको माना जाता है नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर। तो ये जहां भी आप देंगे वो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के जब भी कैरेक्टर्स होते हैं तो रिकमेंडेड होता है आप डबल कोट यूज करें। अब जो मेन मैजिक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि या तो आप सिंगल कोट यूज करें या बैकटिक यूज करें, डबल कोट्स मोस्टली कहीं पर भी यूज ना करें। सिंगल कोट्स कहां पर यूज होगा, बैकटिक मेरा कहां पर यूज होगा, नॉर्मल स्ट्रिंग हुई तो हमको समझ आ गया सिंगल कोट मेरे को यूज करना है। अब अगर मैं बैकटिक की बात करूं, देखिए बैकटिक का एक फायदा तो हम बाद में देखेंगे जब हम वेरिएबल्स वगैरह पढ़ेंगे, कि बैकटिक के अंदर आप वेरिएबल्स भी इनपुट कर सकते हैं। बट यहाँ जो मेन हमको समझना है वो ये है कि मैं मान लीजिए लिख देता हूं इसके अंदर दिस इज द एंड, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में भी लेकर जा सकता हूं। मैंने क्या किया, शिफ्ट एंटर किया और बोला दिस इज पक्का द एंड, है ना। मैंने 2 लाइन की स्ट्रिंग डिफाइन की, इसको एंटर किया तो देखिए क्या हुआ, ये खुद समझ गया कि दिस इज द एंड के बाद एक बैकस्लैश एन आएगा, उसके बाद दिस इज पक्का द एंड आएगा। यानी मैं जब अपने कोड में कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूँ, पूरे पूरे पैराग्राफ्स डिफाइन कर रहा हूँ, मेरे को कोई बहुत बड़ी स्ट्रिंग चाहिए, कोड कई बार ऐसा होता है, अभी आप देखेंगे जावास्क्रिप्ट में हम पूरा का पूरा एचटीएमएल कोड उठा के डाल रहे हैं, तो उस केस में बैकटिक यूज करना काफी यूजफुल होता है, क्योंकि इससे आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल जो इनपुट वाला गेम है वो हम बाद में देखेंगे, वेरिएबल का मतलब ही क्या है वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी ये समझना है कि जब थोड़ा मॉडर्न काम है, स्ट्रिंग के साथ थोड़ा मैनिपुलेट करना है, खेलना है, तो बैकटिक लगाएंगे। अगर नॉर्मल में कहीं पे स्ट्रिंग डिफाइन कर रहा हूं तो क्या लगाएंगे, सिंगल कोट्स हम यूज करेंगे, डबल कोट्स को हम पूरा पूरा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक और एग्जांपल हम देखते हैं बैकटिक का, यानी हमने मल्टी लाइन तो देख लिया कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को कैसे बनाना है बैकटिक से। एक बार वैल्यू इंसर्शन भी देख लेते हैं कि बैकटिक में करते कैसे हैं, है ना। तो वैल्यू इंसर्शन कैसे देखेंगे, देखिए ये एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। हमने पहले क्या किया था, हमने पहले ये निकाला था पूरा जो हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन था, जिससे हमने निकाला था हमारे मिंत्रा का कार्ट वैल्यू। अब मान लीजिए जब मैं कार्ट वैल्यू दिखा रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली इसमें क्या दिखाना है, रुपी सिंबल भी दिखाना है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, देखिए एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूँ, रुपी सिंबल को यहाँ से कहीं से भी आप कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं गूगल कर लेता हूँ, है ना, कि मेरे को निकल जाए रुपी सिंबल, या डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ मान लीजिए रुपी सिंबल, है ना, यहाँ गूगल मेरे को दे देगा रुपी सिंबल। मैंने कर लिया कॉपी, क्योंकि नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा। मैं वापस यहाँ पर आया, मैंने ये क्या कर दिया, स्ट्रिंग बनाकर दे दिया, और उसको मैं कर देता हूँ ऐड, है ना। तो देखिए क्या हुआ, ये मेरा रुपी सिंबल यहाँ पर बन गया, यानी रुपी, और उसके बाद क्या आ गया 18, जो मेरा बिल था 18,003 रुपीज पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी आया है, पैसे में आया है। देखिए मेरे को यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है करने का, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन हो गया, और ये तो भी आपने एक वैल्यू रखी है, बहुत सारी वैल्यूज भी देनी होती हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ बैकटिक्स, है ना, रुपी सिंबल में डाल दूं इसके अंदर, है ना। उसके बाद आप यहाँ क्या कर सकते हैं, जब भी आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो इसके अंदर आप क्या दे सकते हैं, डॉलर ब्रैकेट ब्रैकेट। आपने दिया डॉलर ब्रैकेट ब्रैकेट, जो आपकी वैल्यूज हैं इसके अंदर उनको पूरा का पूरा उठाकर कर दीजिए कॉपी पेस्ट। ये मैंने इसके अंदर डॉलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने दिया रुपी स्पेस डॉलर, ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यू दे दिया और एंटर दबाया, तो देखिए क्या हुआ, अब भी मेरा वही का वही स्ट्रिंग बनकर आ गया। तो यानी बैकटिक्स के अंदर क्या होता है, आप कोई भी एक्सप्रेशंस दे सकते हैं, जिन एक्सप्रेशंस को वो खुद से इवेल्युएट कर लेगा, और जब वो इवेल्युएट कर लेगा उसके बाद उनकी फाइनल वैल्यू से स्ट्रिंग बना देगा। तो बैकटिक जो तरीका है स्ट्रिंग बनाने का, काफी ज्यादा यूजफुल होता है ना। इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आगे जब हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे और चीजें पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे इसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रिंग्स जो है वो फाइनली बना सकते हैं। तो ये हुआ मेरा सेकंड पॉइंट स्ट्रिंग्स में। अब थर्ड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका इंग्लिश नाम क्या है, प्रोग्रामिंग नाम क्या है, कॉनकैटिनेशन,
नेट या कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का क्या मतलब है, देखिए चलिए वापस अपने कंसोल पर चलते हैं, कंसोल को कर लेते हैं क्लियर। कॉन्कैटिनेशन का मतलब है, मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि जब मैं गुड मॉर्निंग लिखूं तो गुड मॉर्निंग के साथ किसी का नाम भी आना चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं अपनी सिंगल कोट्स की स्ट्रिंग लगाता हूँ, लिखता हूँ गुड मॉर्निंग, है ना। बट अभी मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर नाम भी आए, तो मान लीजिए यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ संचित सर, है ना। तो आप ये देखिए मैंने क्या किया, स्ट्रिंग होने के बावजूद भी यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज कर लिया, प्लस लगाया, एंटर दबाया, देखिए क्या रिजल्ट आया, गुड मॉर्निंग स्पेस संचित सर। तो स्पेस देखिए मेरे को यहाँ देना पड़ा, स्पेस ये खुद ऐड नहीं करेगा। और प्लस का मतलब है जब मुझे दो स्ट्रिंग्स को जोड़कर सिंगल स्ट्रिंग बनाना हो, यानी जब भी मुझे दो स्ट्रिंग्स को जोड़कर सिंगल स्ट्रिंग बनाना हो, दो या दो से ज्यादा, तो मैं इनके बीच में प्लस साइन यूज कर सकता हूँ। प्लस का मतलब है इन दोनों को इसके एंड से इसके बिगिनिंग को जोड़ दिया जाए और फाइनल एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी जाए। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब जो कॉन्कैटिनेशन है वो आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग का भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग और नंबर्स का भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं, सपोज यू हैव गॉट 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। देखिए मैंने जैसे ये लिखा तो हुआ क्या, देखिए दो मैंने एडिशन लगाए, सिंगल एडिशन भी कर सकते थे पर दो मैंने एडिशन लगाए, तो देखिए क्या किया इसने, इस पूरे नंबर को भी यहाँ पर स्ट्रिंग बना लिया। तो एक बात क्या समझना है, जब मैं नंबर और नंबर के बीच में प्लस लगाता हूँ, देखिए मान लीजिए मैं करता था 4 + 5, तो इसने इसको 45 तो नहीं बनाया था, एज स्ट्रिंग तो ऐड नहीं किया था, नंबर्स को इसने नॉर्मली ऐड किया, 4 + 5 9 बनाया। बट जब मैंने यहाँ किया यू हैव गॉट 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5, तो इसने क्या किया, पहले ये नंबर को उठाएगा, उसको कन्वर्ट कर देगा एक स्ट्रिंग में, और फिर ये मान लेगा कि मेरे को 3 स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, यू हैव गॉट एंड में इसने पहले इसको लगाया स्ट्रिंग को 4.5 स्टार्स, ये आर ऑफ हो गया, आउट ऑफ लिखना चाह रहा था मैं, आउट ऑफ 5। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग और नंबर का जब भी आप कॉन्कैटिनेशन करेंगे तो सब कुछ स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो कॉन्कैटिनेट होगा। ये बात समझ आ रही है क्या। देखिए इसी तरह अगर मैं यहाँ 4 को भी स्ट्रिंग बनाऊं और 5 को भी स्ट्रिंग बनाऊं और तब इनको ऐड करूं, तो देखिए क्या आ गया, 45 आ गया, क्योंकि अब ये इनको नंबर्स की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, ये इनको किस तरह ट्रीट कर रहा है, स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। तो ये कई बार धोखा हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी मैं कोई वैल्यू देख रहा हूं तो मुझे ध्यान रखना है कि इसका टाइप क्या है। दो टाइप हमने कौन से पढ़ लिए, नंबर हमने टाइप पढ़ लिया और स्ट्रिंग हमने टाइप पढ़ लिया। इनको डेटा टाइप भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टर्म्स में, पर टाइप भी बोलोगे तो चलेगा। यानी एक हुआ नंबर टाइप, एक हुआ स्ट्रिंग टाइप। नंबर टाइप में कौन कौन से दो नंबर्स पढ़े थे हमने, एक इंटीजर, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और स्ट्रिंग हमने पढ़ ही लिया, स्ट्रिंग को पढ़ने के डिफाइन करने के हमने 3 तरीके देख लिए, बट वो इवेंचुअली है तो स्ट्रिंग ही। और यहाँ हमने क्या बात सीखी कि स्ट्रिंग और नंबर का आप जब भी कॉन्कैटिनेशन करेंगे, कॉन्कैटिनेशन मतलब एडिशन करेंगे, तो क्या होगा, हमेशा हमेशा वो सारे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद ही उनपे काम होगा। चलिए एक मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको और दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ एक दूसरी चीज लिख रहा था, क्या मैं यहाँ लिख रहा था यू हैव गॉट, है ना। मान लीजिए वोट्स हम काउंट कर रहे हैं, है ना, तो मैंने बोला यार इसको 3 वोट्स मिले हैं, है ना, तो हमने लिखना शुरू किया 1 + 1 + 1, 3 इसको वोट मिले, है ना। कहीं से हमने एक्सप्रेशन उधार ले लिया और मैंने बोला इतने आपको वोट्स मिले हैं। मैंने एंटर दबाया तो हुआ क्या, ये हुआ ये कि इसने 111 को स्ट्रिंग बनाकर कॉन्कैटिनेट कर दिया। बट मैं क्या चाह रहा था, मैं तो एक्चुअली ये चाह रहा था कि ये सारे के सारे 1 पहले ऐड हो जाएं और आंसर आए यू हैव गॉट 3 वोट्स। तो यहाँ पर भी जो हमारा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस है वो चलता है। यानी अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूं, जो हम पहले पढ़कर आए थे, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर दूं तो पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो देखिए क्या होगा, रिजल्ट मेरा हो जाएगा यू हैव गॉट 3 वोट्स, क्योंकि ये पहले ब्रैकेट होने की वजह से इन तीनों वंस को ऐड करेगा। तीनों 1 को ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद ये बोल 3 को जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और तीनों स्ट्रिंग को कर देगा कॉन्कैटिनेट, तो हो जाएगा यू हैव गॉट 3 वोट्स, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको कॉन्कैटिनेशन भी समझ आ गया है। कॉन्कैटिनेशन का बस मतलब है स्ट्रिंग को कंबाइन करना, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ या स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ, ठीक बात है।